वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। पॉलिटी का एक टॉपिक रहेगा, निर्वाचन आयोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कुछ और संवैधानिक निकायों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग एक स्थायी निकाय है, एक स्वतंत्र निकाय है और सबसे बड़ी बात एक संवैधानिक निकाय है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी संवैधानिक निकाय है, कौन सी गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कौन से निकाय कहलाते हैं? संवैधानिक निकाय वे निकाय या फिर वे संस्थान कहलाते हैं जिनका प्रावधान भारत के संविधान में है। हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें इसका वर्णन है। ठीक है ना, भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए ये आवश्यक होते हैं। संविधान में देश के जो हमारा देश का संविधान है, तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए इनका प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तो ऐसे निकाय जिनका प्रावधान भारत के संविधान में, उनको संवैधानिक निकाय कहते हैं। और इसी प्रकार ये जो निकाय हैं, चूंकि प्रावधान रहता है इसलिए इन निकायों को ज़्यादा टिकाऊ माना जाता है, स्थायी माना जाता है। और टिकाऊ है, स्थायी है, इसलिए शक्तिशाली भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी तरफ गैर संवैधानिक निकाय भी होते हैं। तो कई सारे निकाय हैं जो कि गैर संवैधानिक हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं नीति आयोग। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये निकाय कौन से होते हैं? गैर संवैधानिक निकाय या फिर संस्थाएं भी होती हैं जिनको सरकार ने अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी कि सरकार को ज़रूरत हुई तो सरकार ने एक बिल पास करके उसका गठन कर लिया। तो सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार या फिर ज़रूरत पड़ने पर संसद में कोई भी बिल पास करके इन गैर संवैधानिक निकायों को स्थापित कर लेती है। जैसे कि आप नीति आयोग का नाम सुनते हैं, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। बहुत सारे आयोग हैं जो कि गैर संवैधानिक हैं और कई सारे संवैधानिक हैं। संवैधानिक में देखो, एक तो पहला यही हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया। इसके बाद आप और भी देखेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय है। भारत का महान्यायवादी, संविधान में वर्णन है इनका। भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संविधान में इनका वर्णन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संविधान में इसका वर्णन है। तो ये सारे निकाय कैसे हो जाते हैं? संवैधानिक निकाय हो जाते हैं। अब गैर संवैधानिक निकायों में कौन कौन? जैसे आप नीति आयोग तो सुन ही चुके, नीति आयोग का अभी इसका गठन हुआ था। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के बारे में अगर आपने सुना हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में अगर आपने सुना हो, तो ये सब हैं गैर संवैधानिक निकाय। एक इनकी लिस्ट है जिसको आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आज रात तक शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप जो है, उस पर आपको पूरी लिस्ट शेयर कर देंगे जिसमें संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय दोनों दिए रहेंगे। तो आपको वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए यहाँ पर एक एक करके हम चूँकि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। तो निर्वाचन आयोग काम क्या करता है? चुनावों को संपन्न कराता है। जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो ये काम पूरा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। चुनावों के लिए चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 में गठित किया गया था। और चूंकि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को हम वोटर्स डे भी मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में चुनावों से संबंधित कौन सा भाग है, तो भारत के संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन मिलता है। तो भारत के संविधान का जो भाग 15 है वो चुनावों से संबंधित है, चुनावों की प्रक्रिया से संबंधित है। उसमें वर्णन है कि चुनावों की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए और यह संविधान के अनुच्छेद 324 में आता है। तो 324 आर्टिकल 324 अच्छे से याद कर लें, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 324 और भाग 15 पार्ट 15 भाग 15 ये चुनावों से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना है। इसके अलावा अगला तथ्य दिया गया है,
निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? तो 6 वर्ष के लिए होती है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा, अगर 6 साल पहले हो जाते हैं तो उसकी नियुक्ति मतलब ख़त्म हो जाएगी, या फिर 65 साल पूरे हो जाते हैं तो नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। तो 6 साल या फिर 65 साल ये कार्यकाल की अवधि होती है। अच्छा, इनकी शक्ति काफ़ी होती है। ये जो आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समकक्ष होते हैं। उनकी वेतन आदि भत्ते सब उनके समकक्ष होते हैं, तो काफ़ी बड़ा पद माना जाता है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, मतलब 1989। ठीक है, अब यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इधर ऊपर नीचे सारी चीज़ें हुई। जैसे 1989 तक एक सदस्यीय निकाय था, ठीक है, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था, तो काफ़ी काम इनके पास रहता था। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1989 में जो मत देने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के तो यहाँ पर ये कर दी। इसके बाद राष्ट्रपति ने 1989 में आयोग के काम को कम करने के लिए, आयोग का जो भार था उसको कम करने के लिए यहाँ पर सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। 2 और अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर दी। तो अब यहाँ पर 1989 तक एक सदस्य था, ठीक है, केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। इसके बाद 1989 से 2 निर्वाचन आयुक्त और हो गए। तो यहाँ पर ये संस्था एक सदस्य से कैसी बन गई? बहुसदस्यीय बन गई। इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते थे। अभी वर्तमान में भी 3 ही होते हैं, लेकिन बीच में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई। आइए देखते हैं। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त के जो पद हैं उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1989 में जोड़ा, फिर 1990 में फिर समाप्त कर दिया, और इस स्थिति को मतलब पहले वाली स्थिति में फिर से आ गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993, फिर 1993 में फिर से 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया, तो फिर से ये बहुसदस्यीय संस्था बन गई, और वर्तमान में अभी ये बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रही है, ठीक है। तो जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अभी वर्तमान में ये 3 निर्वाचन आयुक्त वाली व्यवस्था ही है 2023 में, तो इस चीज़ को याद रखना है। ये हमने पूरा संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग के बारे में जाना। अब आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। इसको आप सर्च करेंगे, कमेंट करेंगे, इतने में आपको याद भी हो जाएगा, तो इससे आपका भी प्रॉफिट होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगली संस्था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में जानते हैं। ये भी एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। तो आइए जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है, यानी कि सेंट्रल की जो कुछ पद होते हैं उनकी भर्ती कराने, उनकी नियुक्ति कराने वाली संस्था है यूपीएससी एग्जाम कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या फिर संस्था है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वतंत्रता और शक्तियों का कार्य के अलावा इसके संगठन के बारे में वर्णन है, सदस्यों की नियुक्ति का वर्णन है, और साथ ही साथ क्या है, जो सदस्य हैं उनकी उनको बर्खास्त कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यूपीएससी के बारे में वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है, तो 14वें भाग में है, भाग 14 इससे संबंधित है। और आर्टिकल भी याद करना है, आर्टिकल 315 से 323 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है, कुछ अन्य सदस्य हो जाएंगे, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्ति किया जाता है। जैसे कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही यूपीएससी के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष होगा, कुछ अन्य सदस्य होंगे, नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 साल की अवधि तक पद पर रहते हैं, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का था, सेम है 6 वर्ष और 65 वर्ष, ये इनका कार्यकाल रहेगा। इसमें से जो भी पहले हो जाए तो अपना पद धारण करते हैं। वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अगर इनको त्यागपत्र देना है तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं।
उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब इसका वर्णन क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्ति की बात है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है, कौन, राष्ट्रपति। या फिर जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या फिर अन्य दूसरे कारण से ना कर पा रहा हो, कोई कारण मतलब किसी भी कारण से अनुपस्थित हो, कोई बीमार पड़ गया हो या फिर कोई भी कहीं कुछ भी कारण हो, तो अनुपस्थिति के कारण अपना काम ना कर पा रहा हो तो एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब ऐसे ही राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है। पद से कैसे हटा सकता है, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए या फिर अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से बेहतर नियोजन में वो लगा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे हटा भी सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या फिर शारीरिक रूप से असक्षम है तो इसके कारण भी पद पर वह बने रहने योग्य नहीं होगा, तो अगर राष्ट्रपति ऐसा समझे तो भी पद से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या फिर दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजना होता है। अगर कदाचार के आधार पर हटाएंगे तो ये मामला कहाँ पर, इसकी जांच भी की जाएगी, किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो ये पूरी प्रक्रिया रहती है हटाने से पद की और पद पर नियुक्ति की, कैसे क्या किया जाता है। तो यहाँ पर आज हमने 2 संवैधानिक निकायों के बारे में जाना, एक निर्वाचन आयोग, दूसरा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। आई होप सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।